तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बात करनी थी हमें, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हमने कभी लिखने की कोशिश करी, तो हमने क्या लिखा या हम नहीं लिख पाए, और हम लिखें तो क्यों लिखें। तो आप ये बताइए कि कोई लिखता क्यों है, अपना अपना व्यू बताइए, वन बाय वन बताइए। आकाश बताइए सबसे पहले आप, कि कोई लिखता क्यों है, लिखने का मकसद क्या होना चाहिए या क्या होता है। आपने कभी कुछ लिखा तो किस मकसद से लिखा। तो कभी कभी मन में काफी उधेड़ बुन चल रहा होता है मन में और उधेड़ बुन उसको चल हमको रही समझ। होती है और उसको उतारना होता है कागज पे। जी। और जरूरी नहीं लिखने है के कि, बाद हाँ, जरूरी और नहीं है कि लिखने हम के उसको बाद शेयर करें, लेकिन लिखना हाँ होता है। और लिखने के बाद कुछ ऐसे हाँ दो तीन लोग होते हैं जिनको दिखाना बहुत जरूरी सा लगता है, हाँ कि ये देख लें और हाँ ये कह दें कि अच्छा है, तो मजा ही आ जाए। हाँ। फिर सही लगता है चीज, मतलब हल्कापन सा लगता है फिर। हल्का लगने लगता है, ठीक है। ये एक पहली बात हुई। श्वेता, आप लिख के भी बता सकती हैं। आपका माइक ऑन नहीं होगा, आपने पहले बता दिया था, आई नो दैट, आई हैव दैट इन माइंड। रिया, आप बताएं कि आप अगर कभी कुछ लिखना चाहती हैं या आपने कभी कुछ लिखा तो क्यों। रिया, एम आई ऑडिबल टू यू। वैसे तो ये पूरा का पूरा सेशन जो है, पूरा सत्र जो है, वो हिंदी भाषा में होना चाहिए था, लेकिन मैं इंग्लिश में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि लोग जो हैं उस हिसाब से सहज हो जाएं, एडजस्ट हो जाएं। हाँ, यस बोलो। सर। सर क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि जो आप कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पाते हो, तो आप उसको लिख लिख के मतलब निकाल देना चाहते हो, इसलिए। लिख के निकाल देना चाहते हैं हम लोग चीज़ों को, हाँ। मतलब अपने मन की कभी कभी भड़ास निकालनी होती है, या फिर अपने मन में जो गुबार भरा हुआ है, या कुछ बहुत एक 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 लोड सा फील हो रहा होता है, एक बोझ सा फील हो रहा था, इसलिए लिखते हैं। ठीक है। ज्योति, आप क्यों लिखती हैं या क्यों लिखना चाहती हैं। फीलिंग्स को सबके सामने रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आई बात सबके सामने रखने की। आकाश और रिया की बात में थी किसी के सामने रखने की, ज्योति की बात में सबके सामने रखने की। भोलू ने यहाँ पे चैट में भेजा है अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए। शेयर, ये भी बताइएगा कि एक दो लोगों से शेयर करने के लिए या सबसे शेयर करने के लिए। और श्वेता ने कहा इमोशंस बताने के लिए कि क्या चल रहा है। आप भी ये बताएंगे जरूर कि श्वेता, सबसे या एक दो लोगों से। रितेश, आप बताओ। हेलो हाँ। सर। लाइफ में जैसे अभी डे टू डे में बहुत कुछ चलते रहता है, लेकिन आप सब कुछ डायरेक्टली किसी को नहीं बोल सकते, या फिर डायरेक्टली आप नहीं बोल बहुत कुछ सकते। होते हैं जो डायरेक्टली किसी को नहीं बोल सकते, बस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या उससे रिलेटेड कुछ माइंड में आ रहा है वो लिखना चाहते हैं, उसके लिए। ओके, ठीक है। साक्षी, आप बताओ। सबने जो कहा वैसा ही कुछ। ठीक है, ठीक है। तो देखो, फीलिंग शेयर करना एक यहाँ पे आया, निकल के छन के आया आपके फीडबैक से कि ये हम चाहते हैं। ठीक है। तो ये पहला स्टेज होता है लिखने का, ये पहला एस्पेक्ट होता है, ये पहली बात होती है कि हम इस वजह से लिखेंगे। लेकिन जब आप लिखना शुरू कर देते हैं, तो लिखने के मकसद जो है वो बदल जाते हैं। क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी के लिए नहीं होता है कि इनडायरेक्टली कुछ लिखते हैं, स्टोरी लगा देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, कुछ कोई कोट सा लिख देते हैं किसी महापुरुष का, या कोई कोई सरकास्टिक सी बात लिख देते हैं, कोई सैवेज सी बात लिख देते हैं कि ऐसा। और
जब वो उस बात को देखेगा तो उसको समझ भी आएगा कि ये उसी के लिए लिखा गया है। और वो बात खत्म। कभी खुद भी लिख के डाल देते हैं। तो कई बार वो लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको लगता है कि ये शायद मेरे लिए कहा गया है, तो वो क्लैरिफाई करने की भी कोशिश करते हैं बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन जब आप लिखने लग जाते हैं तो ये मकसद ज़रूर बदलता है। ये मकसद बदलता है क्योंकि लिखने लिखने की जो कला है अगर वो आ गई तो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बड़ी चीज़ें आती हैं। तो लिखना जो है वो सबको नहीं दिया हुआ है माता सरस्वती ने। अगर आप लिख रहे हैं और लिखने लगे हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों के लिए लिखेंगे। आप समाज के मुद्दों पे लिखेंगे, आप भ्रूण हत्या पे लिखेंगे, आप नारी शोषण पे लिखेंगे, आप जातिवाद के बारे में लिखेंगे, आप कभी किसी को हंसाने के लिए लिखेंगे। ठीक है। श्रृंगार रस में भी लोग लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो बात आई उसमें फीलिंग शेयर करने में एक दो लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो फीलिंग किसी खास अ, उम, अ, मतलब दोस्त के लिए, जिसको आप चाहते हैं उसके लिए भी आप लिखना चाह रहे हो सकते हैं। ऐसी भी बात होती है। लेकिन ये मकसद आने वाले समय में धीरे धीरे बड़ा होना चाहिए कि जब समाज में कुछ गलत है तो कलम जो है, कलम तो तलवार से भी बड़ी चीज है ना। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, ऐसा कहते हैं लोग। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। इसलिए हमें सबसे पहले इस जिम्मेदारी को तब समझना होगा जब हम लिखने लग जाएं, लेकिन आज उससे पहले की बात होनी है। चलिए, आपके लिखने का फंडा भी आया समझ में। अब हम और चीज़ों की भी बात करेंगे। सबसे पहले शब्दकोश। तो आप लोगों ने कुछ चीज़ें भेजी थी, कुछ लोगों का लिखा हुआ बहुत अच्छा भी लगा, कुछ में मैच्योरिटी लगी, कुछ में लगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कुछ को देख के ऐसा लगा कि इसे तो वर्कशॉप की ज़रूरत शायद नहीं है, ये ऑलरेडी अच्छा लिख रहा या रही है। कुछ के लिए लगा कि हाँ ठीक है, इन लोगों के लिए ही हमारी वर्कशॉप है। तो शब्दकोश बड़ा कैसे करें? तो जब मैंने कहा कि आप हरिवंश राय बच्चन को जानते हैं, तो अधिकांश लोग जानते थे। हरिवंश राय बच्चन का एटलीस्ट एक पढ़ा होगा और नाम सुना होगा मधुशाला। मधुशाला के अलावा हरिवंश राय बच्चन का कितने लोगों ने कुछ भी पढ़ा या सुना है? मधुशाला और अग्निपथ के अलावा चैट में बता सकते हैं आप, मी लिख के। अगर नहीं पढ़ा तो कह दें कि नहीं पढ़ा, या फिर आप माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। नहीं पढ़ा है, उन दोनों के अलावा नहीं पढ़ा है, वही बात। तो अब मैं तुमको वैसी चीजों से अवगत कराता हूं जिनको तुम जानते हो लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है। जैसे कभी किसी कविता में कोई शब्द आता है, या शब्दों का एक समूह आता है, एक फ्रेज आता है, एक वाक्यांश आता है कि सपनों की फटी चादर, बिस्तर की सिलवटें, उसके सुनहले बाल। तो ये शब्द तुमने कहीं ना कहीं से लिए हैं और कभी ना कभी सुने थे। तुमने कविता नहीं चुराई, लेकिन शब्द तो चुराने ही पड़ते हैं ना, कहीं से तो लिए गए होंगे। तो तुमने कितना पढ़ा है, ये बिल्कुल डायरेक्टली, सीधे तौर पे निर्धारित करता है कि तुम कैसा लिखोगे। कितना पढ़ा है और कितने लोगों को पढ़ा है, कितना ज्यादा पढ़ा है, ये बहुत जरूरी है। उससे हमारा शब्दकोश जो है वो बहुत अच्छा तैयार होता है। तो सबसे पहले हम लोग शब्दकोश की जब बात करते हैं तो हम लोगों ने एक बात तो सेट कर ली कि खूब पढ़ना है। ठीक है। जब तक हम खूब नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सही नहीं लिख पाएंगे। आप इस वर्कशॉप में आए हैं इसलिए एक बात तो तय है कि आपको आज के बाद लिखना तो है। ये तो बात है ना, कम लिखना है, ज्यादा लिखना है, कभी कभी लिखना है, लेकिन लिखना तो है। राइट? बताओ। जी। बताइए बताइए। सही मैसेज आ रहे हैं। श्वेता बताइए। हाँ, भोलू बताइए आप।
साक्षी, चलो ठीक है, लिखना तो है। तो अब हम लोगों की अगली बात कि कभी कुछ नहीं लिखा। हमने तो सर कभी कुछ नहीं लिखा। ऐसे कम से कम 3 लोग थे 9 लोगों में से कि हमने कभी कुछ नहीं लिखा, तो हम कैसे लिखें? तो सबसे पहले अभी अभी मैंने एक बात बताई कि इंसान कुछ शब्दों को तो लेता ही है कहीं ना कहीं से। ये बात बिल्कुल रिलेटेबल लगी ना, कि शब्द तो लिए ही जाते हैं। बड़े से बड़े बड़े लोग जो हैं, क्योंकि शब्द तो कहीं इस्तेमाल तो हुए ही होंगे ना कभी, या तो कविता में या फिर कहानी में, कि वो पूस की रात, वो पूस की स्याह रात। तो वो स्याह रात, ये जो 2 शब्द हैं, ये 2 शब्द तुमने इस्तेमाल तो किए ही कहीं। सुनहले सपने, उसके सुनहले बाल, तो सुनहले बाल ही क्यों आया? उसके काले बाल नहीं आया तुम्हारे दिमाग में, सुनहले बाल आया क्योंकि सुनहले बाल तुमने कहीं सुना था और तुमको बहुत अच्छा लगा। तो शब्दकोश तो बड़ा करना होगा, और जब जब तुम कुछ लिखोगे तो पहले जो है तुमने कितना पढ़ा है, उसके बाद दूसरा स्टेज आता है कि तुम 2 लाइन लिखते हो। 2 लाइन लिखने के बाद धीरे धीरे 4 लाइन लिखते हो। पहले तुम ज्यादा शब्द चुराते हो, फिर वो शब्द कम होने लगते हैं, फिर तुम्हारे अपने ख्याल आते हैं। तो फिर अब दूसरा एस्पेक्ट आता है ख्याल। पहले शब्दकोश और दूसरा ख्याल, कि तुम सोचते कैसे हो, देखने का और सोचने का नजरिया क्या है तुम्हारा। तुमने किसी सिचुएशन को देखा, तो कभी हम ऐसे लिखते हैं तो एक इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद उसका पूरा ओवरव्यू देते हैं, फिर हम लोग उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताते हैं, लास्ट में एक कंक्लूजन लिखते हैं। तो कविता में भी कुछ ऐसी ही बात होती है। जैसे मैंने एक बार सर्दी का मौसम लिखा था, ठीक है, सर्दी का मौसम। तो एक बार मैं अपनी उस कविता को बताता हूँ। सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम, गाजर का हलवा, प्याज के पकौड़े, जाने क्या क्या दिमाग में दौड़े, अलाव का तापना, देर से जागना, पानी की बाल्टी को देर तलक ताकना, कंबल में गुम से होते दादी के खर्राटे, और मुंह में घुल से जाते आलू के पराठे, और कुछ खास इन सब के बाद इन दिनों, कौन से दिन? सर्दी के दिन। और कुछ खास इन सब के बाद इन दिनों कुछ ज्यादा आती है माशूक की याद। इस मौसम से इश्क होना तो लाजिमी, लेकिन ऐसा इतना सही ये मौसम नहीं। दूजी ओर कड़ाके की सर्दी में रैन बसेरों की लड़ाई, दिन भर में बस एक बार चढ़ती कढ़ाई। गरीब का भी कभी कोई मौसम हुआ है, उसको तो साहब मानो ये बद्दुआ है। हीटर गीजर के बिन ही रह जाना, इस मौसम में भी उतनी सुबह को नहाना। आलस में घर बैठे ग्राहकों की सुस्ती, जेब टटोलते गरीब की हालात से कुश्ती। ठंड की मजबूरी में जरा जल्दी ही घर जाना, या फटी पतली कंबल में एक रोज मर जाना। सर्दी के मौसम के 2 चेहरे। तो इस कविता में हमने बताया सर्दी के मौसम के 2 चेहरे। इस कविता का मुख्य जो क्या कहते हैं, सेंट्रल आइडिया जो था, ठीक है, जो मूल बिंदु था इसका, वो यही था कि सर्दी के मौसम के 2 चेहरे, 2 बिल्कुल डिफरेंट चीजें। तो ये बात है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, किस नजर से, ठीक है, आप जिस सिचुएशन पे लिखना चाहते हैं उस सिचुएशन को किस नजर से देखते हैं, आपने कितना सोचा है उसके बारे में, आप जल्दी लिखना चाहते हैं या धीरे धीरे लिखना चाहते हैं। कभी कभी राइटर्स ब्लॉक भी आता है, कई बार मैं कलम लेके बैठता हूं, कुछ नहीं लिख पाता, ऐसा भी होता है। राइमिंग, राइमिंग पे भी आएंगे हम लोग राइमिंग पे बिल्कुल आएंगे। ये इस सेशन में एस्पेक्ट सारे कवर होंगे, ठीक है। तो ये सारी परिस्थितियां जो हैं, फिर भी जैसे कभी कभी लोगों को 1 साल का भी राइटर्स ब्लॉक आता है, 1 साल तक आप कलम लेके बैठते हैं लेकिन कुछ निकल नहीं पाता है। मेरे साथ भी हो जाता है, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ होता है, मैं तो फिर भी कहीं नहीं हूं, ठीक है। अगर दुनिया में बहुत सारे सूरज हैं तो मैं छोटा सा दिया हूं। कहानी लिखने और पोएट्री लिखने में थोड़ा अंतर होता है, देखो उसके बारे में भी बात करनी है। कहानी और पोएट्री में अंतर होता है, लेकिन मेनली ये पोएट्री की वर्कशॉप है तो कहानी पे बात थोड़ी कम होगी, लेकिन होगी, ठीक है। तो
कभी कुछ नहीं लिखा तो कैसे लिखें? तो सबसे पहले कितना पढ़ा, कितना सुना और दुनिया को कैसे देखा, जिस सिचुएशन पे लिखना है उस सिचुएशन को कैसे देखा, कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया। कभी कभी कुछ ऐसी कविताएं होती हैं जिनको सुन के कोई दूसरी कविता याद आ जाती है कि उनकी ये कविता सुनी थी, बिल्कुल वैसी लगी। जैसे मैंने जावेद अख्तर साहब की एक कविता सुनी थी, वो कमरा याद आता है। अब जावेद अख्तर तो जावेद अख्तर है, और वो कविता जब सुनी कि वो कमरा याद आता है। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदरे सीने में शफकत के समंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी। तो इसी लाइन के बारे में बात करनी थी सबसे पहले कि वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन। अब कवि है तो कवि ऐसी बातें लिखेगा, जब वो लिखते लिखते बहुत मैच्योर हो जाएगा तो वो ऐसी चीजें लिख डालेगा, क्योंकि वो आसानी से कह सकते थे दो कुर्सी, इस बात को सीधे सीधे भी कहा जा सकता था, लेकिन वो कहते हैं कि वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुलदान नन्हा सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था। तो ये पूरी जो कविता सुनी तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़े, तो किसी ने लिखा था कि गुलजार साहब की वो कविता। अब मैं बता दूं, गुलजार साहब का असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, क्योंकि मैंने इस बात पे पूरी एक कविता लिखी है कि जो सुनते हैं बड़े प्यारे होते हैं, क्योंकि जब हम लिखना चाहते हैं ना तो हम सुनना नहीं चाहते। अधिकांश लोगों की ये दिक्कत होती है, हम सुनना और पढ़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपनी कहना चाहते हैं। तो इस चीज से तो ऊपर सबसे पहले उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब पटना में पढ़ाता था तो वहां एक इकोनॉमिक्स के टीचर थे, ही वाज नेवर अप्रिशिएटेड बाय द स्टूडेंट्स, लेकिन जो 3-4 बच्चे उनकी इज्जत करते थे वो जानते थे कि वो कितनी बड़ी तोप चीज है यार। वो क्लास में आते थे और जब बच्चे ज्यादा शोर कर रहे होते थे तो वो कहते थे कि लर्न टू लिसन बिफोर यू लिसन टू लर्न। और ये कितनी बड़ी बात थी, जब कभी तुम बैठ के सोचोगे इसको तो समझोगे कि ये कितनी बड़ी बात। तो सुनने का शौक तो सबसे पहले होना ही पड़ेगा अच्छा लिखने के लिए। लेकिन हाँ, तो मैंने कमेंट्स पढ़े, वहां लिखा था कि गुलजार साहब की एक कविता थी मका की ऊपरी मंजिल पर, और वो कविता नहीं, वो कविता जैसा था कुछ, और उसको कविता बिल्कुल कह सकते हैं। तुम उसको कहोगे कि वो कविता तो नहीं थी, लेकिन मैं बिल्कुल कहूंगा कि वो कविता थी, क्योंकि तुक की बात भी करेंगे, तुकबंदी, राइमिंग, जो अभी 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 भोलू ने कहा कि राइमिंग सेट नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे कि बात को ऐसे कहिए कि वो लगे कि कविता ही तो है, ये कहानी तो नहीं थी। तो मकान की ऊपरी मंजिल पर मैंने उसको सुना तो फिर पता चला कि जावेद अख्तर साहब की जो कविता, जो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग गई थी, जिससे पल भर में प्यार हो गया था, जिसको मैंने 20 बार सुन लिया था, वो कविता उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक रही है। कि मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता, वो कमरे बंद हैं कब से, वो 24 सीढ़ियां जो उन तक पहुंचती थी अब ऊपर नहीं जाती, मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता। अब सीढ़ियां तो वही हैं, सीढ़ियां ऊपर कैसे नहीं जाती, सीढ़ियां ऊपर नहीं जाती इसका मतलब अब उन सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये है मैच्योरिटी। ये तो बहुत समय लग जाएगा, मैं 2008-10 के आसपास से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। और मुझे भी मैं शायद क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये टैलेंट होता है, बहुत सारे लोगों का ये फोर्टे होता है, वो इसी चीज के लिए बने होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम इस चीज के लिए बने, हम लिखना चाहते हैं, लेकिन वो लिखते हैं, उनको लिखना आता है। तो हमारे और उनमें अंतर है, शायद इस जन्म में ना भी पहुंचे उनके पास तक, लेकिन हम ठीक लिख सकते हैं, हम अच्छा लिख सकते हैं। हम वैसा लिखेंगे ये जरूरी नहीं, लेकिन हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि हाँ, कि जो 24 सीढ़ियां उन तक पहुंचती थी अब ऊपर नहीं जाती, तो यानी उन सीढ़ियों का अब इस्तेमाल नहीं होता।
वहाँ कमरों में इतना याद है मुझको, खिलौने एक पुरानी टोकरी में भर के रखे थे, बहुत से तो उठाने फेंकने रखने में चूरा हो गए। वहां एक बालकनी भी थी जहां बैंक का झूला लटकता था। मेरा एक तोता था, जब मैं बाजार से आता उसको हरी मिर्ची खिलाता था। कितनी नॉर्मल बात हो रही है, कहाँ क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, कहाँ मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की तरह यहाँ पे ऐसी बात हुई है कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल। कहाँ, यहाँ लीला स्थल वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है, भूलोक का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषिभूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की विभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नरसृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो ऐसे क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये कविता भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैथिली शरण गुप्त की है ये कविता, ये कोई मामूली कविता नहीं है। लेकिन उसी इंसान ने एक और कविता तो लिखी थी कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। कितने सिंपल वर्ड्स में भी इस बात को कह दिया गया। तो जरूरी नहीं है कि हमारे शब्द क्लिष्ट हों, हमारे शब्दों को सजाना जरूरी। और सजाने के साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी ग्रामर गलत होती है, या आपकी स्पेलिंग या आपका पंक्चुएशन गलत होता है, उसको धीरे धीरे सुधारना बहुत जरूरी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो पढ़ना और सुनना, दूसरा सोचना, दुनिया को देखने का नजरिया, तीसरा पहले कम लिखना फिर ज्यादा, पहले शब्द चुराने हैं तुम्हें, फिर शब्दों को चुराना कम करना है, फ्रेम करनी है चीजें। और उसके बाद जो है यू हैव टू बी ओपन टू रिजेक्शंस, यू हैव टू बी ओपन टू इम्प्रूवमेंट्स, करेक्शंस। कोई कहे कि भाई यहाँ पे ये नहीं, ये होना चाहिए था, सुनिए सबका करिए मन का, लेकिन सुनिए तो सही। सुनना हर मामले में बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग सेम पेज पे हैं, हमारी बात से सरोकार है, सेशन अच्छा लग रहा है। एक बार कुछ कह दीजिए, कुछ लिख दीजिए, कुछ बोल दीजिए, कुछ भी, कुछ मजा सा आ जाए, या पता चले कि नहीं मैं तो कुछ ज्यादा स्पीड से जा रहा हूं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी कहिए। अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, तो ये जो अच्छा लग रहा है, ये जो तुमने इतनी ज्यादा डल वॉइस में कहा, इसको थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ कहो, जैसे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। अगर ये चेहरा नहीं भी दिख रहा होता तो तुमको पता होता कि हाँ सर ये बात मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। अच्छा लग रहा है सर। हाँ, लिखने जाते हैं तो दिमाग में कुछ आता नहीं है, तो सबसे पहले ख्याल ये होना चाहिए कि मुझे किस बारे में लिखना है। कभी यूं ही तो मेरे नहीं। दिमाग में तो बहुत कुछ रहता है, बट लिखने जाते हैं तो लिख नहीं पाते हैं। हाँ, उस बारे में करेंगे बात। अब अभी ये वर्कशॉप है, जाहिर सी बात है कि सिर्फ मुझे बोलना नहीं है। मैं आपको कुछ वर्ड दूंगा, कुछ सिचुएशन दूंगा, आप 2 लाइन या 1 लाइन या आधी लाइन लिखेंगे। मैं बताऊंगा कि फिर इसको कैसे लिखा जा सकता है। आप बाकी लोगों का लिखा भी सुनेंगे और देखेंगे, उससे कंपेयर भी करेंगे। बहुत सारी चीजें होंगी अभी इस सेशन में, ठीक है। भोलू ने कहा कि लिखने जाते हैं तो दिमाग में कुछ आता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, यूं ही तो नहीं होता कि आज हम अभी बैठे और हमको अचानक टेबल पे लिखना है या कुर्सी पे लिखना है। कुछ तो, किसी चीज का तो इन्फ्लुएंस होता ही है ना, कोई तो बात होती ही है। अभी अभी तुमने खुद भी कहा था कि फीलिंग्स शेयर करनी हो, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि तुम जब कुछ भी नहीं जब तुमको फीलिंग शेयर करनी, कौन सी फीलिंग शेयर करनी। स्टोरी लिखना पोएम लिखने से आसान लगता है, हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कभी आज तक पोएम लिखने का ट्राई नहीं किया फॉर्म फिलअप से पहले, कोई दिक्कत नहीं। स्टोरी लिखना पोएम लिखने से आसान लगता है, ओके। तो देखो, हम लोग जब लिखेंगे तो हम लोग जो है जिस फीलिंग को शेयर करना चाहते हैं, पहले हमें जो भाषा आती है, जिस नॉर्मल भाषा में हम लोगों से बात करते हैं, हम उसी भाषा में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे ध्यान से कि इस शब्द को ऐसे भी सजाया जा सकता है। बहुत सारे करेक्शंस होते हैं जो आपके पास क्षण के जो फाइनल कविता आई होती है, जो कविता आपको अच्छी लग जाती है, आपको यही लगता होगा ना कि एक बार में इसने लिख दिया। एक बार में नहीं लिखता है वो इंसान। एक बार में वो लोग लिख पाते हैं जो कम से कम 15 साल से लिख रहे हैं।
मैं अब कभी कभी एक बार में लिख पाता हूँ। मैं एक बार कॉलेज के पोएट्री कंपटीशन में बैठा था, तो उस समय मैं बहुत इमेच्योर था लिखने में, लेकिन मैंने जब लिख दिया था तो क्या मतलब एकदम खुशी महसूस हुई थी कि हाँ यार मैंने लिख दिया। उमंग पे मैंने लिख दिया था, एक टॉपिक दिया गया और तुरंत लिखना था। बैठने से पहले पता था कि कुछ नहीं होगा, हालांकि उसमें हम सेकंड आए थे। हाँ, मजा नहीं आता। तो ये बात है कि आप जब लिखते हैं तो आपको उस लिखे हुए को पहले किसी से रिव्यू कराना होगा, जिस पे आपको थोड़ा भरोसा हो कि भाई कैसा लिखा है। आपको पता है कि सामने वाला बुरा बोलेगा, और आप उस बुरा बोलने से डरते हो कि भाई सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, और उस अच्छा नहीं लगने के डर से आप उसको नहीं सुनाते हो, और वो जो करेक्शंस बताने वाला है वो करेक्शंस आप तक पहुंचते ही नहीं। कि वो जो आपने लिखा था, वो अगर आपने उसको भेजा या सुनाया या पढ़ाया होता, उसने फिर आपको बताया होता कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे लिखते, तो आप में कुछ तो बदलाव आता। आपकी आपका ओवरऑल राइटिंग नहीं बदलता, वो एक लाइन तो बदल जाती, एक लाइन तो बदलती एटलीस्ट। तो लिखा, पर ये पता नहीं कैसा लिखा, ये तीसरा पॉइंट था। मजाक उड़ा देगा। मैंने जब कविता लिख जब मैंने पहली बार कुछ सुनाने का ट्राई किया था, जब मैं तो वो एक जमाना था 2005-6 के आसपास का। मैं बस क्लास में हूँ और एक टीचर आए थे। कभी ऐसा नहीं होता कोई टीचर एब्सेंट है तो उसके बदले कोई टीचर आ गए, पीटी वीटी वाले टीचर आ गए, वो अपना ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत हर सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत आता है। ये वो टीचर होते हैं जो सबको प्यारे होते हैं, लेकिन ये वो टीचर हैं जिनसे आप डेप्थ में क्वेश्चन पूछ देंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो वो उन्होंने सोचा कि पढ़ाने से बेहतर है कि इनका कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करवा दिया जाए। तो उन्होंने बोला और मैंने कुछ सुनाया, और मैंने कहा कि मैंने खुद लिखा है। तो इस बात पे ज्यादा हंसी उड़ी कि खुद लिखा है, क्योंकि वो जमाना था जब लोगों को यकीन नहीं होता था खुद कैसे लिख लिया है, कहीं ना कहीं से तो निकाल के ही लाया होगा। वो पहली कविता थी मेरी जिसको ऐसे रिडिक्यूल किया गया था, लेकिन ठीक है, आज लिख रहे हैं। तो लिखा, पर ये पता नहीं कैसा लिखा। तो सबसे पहले एक इंसान से, दो इंसान से, तीन इंसान से शुरू कीजिए, और जब आपको अप्रिसिएशन एक जगह से भी मिलेगा वहां पे आपका बस पंप अप हो जाएंगे। आज मैं कैट के लिए पढ़ाता हूं, लेकिन जब जब मैंने सोचा भी नहीं था कि कैट देना, मैंने एक्सीडेंटली कैट दिया था। एक्सीडेंटली कैट दिया था, 2013 का साल था और मैंने कैट दे दिया, और 93 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आया था। और मैंने मतलब उस समय तक मेरे किसी फेसबुक पोस्ट पे एक 5, 10, 11, 12 इस तरीके से लाइक आते थे और मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और मैंने बस उसको फेसबुक पे शेयर कर दिया कि मेरा इतना आया है भैया। तो उस पे 148 लोगों के कमेंट आए, लाइक तो दूर की बात है, कमेंट आए 148 लोगों के। तो वहां पे लगा यार मैंने कुछ तो भौकाल कर दिया, जबकि वो था नहीं भौकाल। आज 99 3 बार आ गया है, लेकिन वो भी भौकाल नहीं लगता है। तो जब आपको एक अप्रिसिएशन मिलता है ना एक बार, तो वो आपको पुश करने के लिए बहुत काफी होता है। मतलब वो जादू ही सा कुछ कर देता है। वो 148 कमेंट्स मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थे। वो वहां से मैं उठा हूं, ठीक है। तब तक तो यूं लगता था कि पता नहीं क्या ही होगा जिंदगी में। अच्छा कोई बात नहीं है, ये जो सरकारी नौकरियों वाले ये जो एग्जाम होते हैं इनमें से कुछ दे लेंगे, और ऑफिसर ना सही क्लर्क ही सही, क्लर्क ना सही प्यून ही सही, लग तो जाएंगे ही। ये वाली बात है। ये तब तब नहीं रियलाइज हुआ था कि उसमें भी कंपटीशन ज्यादा है। लेकिन वहां से जब उठे तो फिर ये लगा कि नहीं यार, कर तो बहुत कुछ सकते हैं। तो आज बच्चे पहुंच गए IIM बहुत सारे। तो शब्दों को वाक्यों में कैसे ढालें, ये सारी बातें जो हैं इंटर रिलेटेड वही है। ठीक है, कि कब हमको कहाँ से कौन सा शब्द उठाना है। कि हमको मान लो कि बादल के बारे में लिखना है, या फिर आज बारिश बहुत हो रही है, ठीक है, और आज मैं भी उदास हूं। उदास हूं, मैं रो नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कविता में ये लिख रहा हूं कि मैं रो रहा हूं। ठीक है, एक लाइन में ही मैंने लिख दिया, या मैं अपनी किसी माशूका से ब्रेकअप की वजह से रो रहा हूं शायद। तो मैंने एक लाइन में ही वन लाइनर सा ही कुछ लिख दिया कि अम, इसमें 1 मिनट लगेगा फ्रेम करने में, तुरंत तो कुछ भी नहीं होता।
तुम्हारा दिया गम देखो, मैं ही नहीं पूरा आसमान रो रहा है। एक सिंपल सी लाइन है ये, कोई बहुत भौकाल लाइन नहीं है, ठीक है, बहुत जबरदस्त चीज नहीं, लेकिन लिख दिया और लगा कि हाँ चलो ठीक है, कुछ लिखा तो है। एक नॉर्मल वाक्य की राम आम खाता है उससे हटके तो कुछ है ही, ठीक है। और ज्यादा सोच के लिखे तो इससे बेटर लिख सकते हैं। आप कितना वक्त देना चाहते हैं? आपके लिखने में हड़बड़ी है अगर, तो हमेशा ये जो आप कहते हैं कि नहीं हो पाता है, ये नहीं हो पाए। जब तक आपके दिमाग में ये ख्याल रहेगा कि नहीं हो पा रहा है, तब तक तो बिल्कुल नहीं हो पाए। जब आप ठानेंगे कि हो सकता है तो हो सकता है, और हो जाएगा भी। अब आते हैं इस बात पे कि तुकबंदी कितनी जरूरी है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता है, आपने वो कविता सुनी होगी, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। ठीक है, इस 4 लाइन में कहीं कोई तुकबंदी नहीं है, ठीक है। यहाँ जगना को ठगना से राइम नहीं किया जा रहा है, बिना तुकबंदी के भी काम हो रहा है। गुलजार साहब की कविता थी, मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता, वो कमरे बंद हैं कब से। वो 24 सीढ़ियां जो उन तक पहुंचती थी अब ऊपर नहीं जाती, तुकबंदी नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता हवा हूं, हवा में बसंती हवा हूं, इसमें तुकबंदी नहीं। अगर लिखा हुआ ठीक है तो तुकबंदी आवश्यक नहीं, ठीक है। तुकबंदी आवश्यक होती है जब लिखे हुए में थोड़ी इमेच्योरिटी होती है, जब उसमें स्कोप होता है इंप्रूवमेंट का, और इंप्रूवमेंट का तो स्कोप हमेशा होता है वैसे, ठीक है। तो वहां आ जाता है कि जब आप बिल्कुल ही नया लिख रहे हैं तो वहां थोड़ी तुकबंदी चाहिए होती है। तो सबसे पहले आपको उस ख्याल को सोचना होता है कि मुझे लिखना किस बारे में, ठीक है। जैसे मेरे दिमाग में एक लाइन थी, कि मर्द जो है अपनी मर्दानगी यहाँ वहां बताता फिरता है, तो मतलब ये एक विचार था, लाइन भी नहीं, एक विचार था। तो मर्द जो है, जो जो डोमिनेंट मर्द होते हैं, मैं ओवरऑल सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन जो 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 इस जो एंटी फेमिनिज्म वाले होते हैं, जिनको जिनको क्या कहते हैं, महिला सशक्तिकरण बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, जो औरतों को वाकई पैर की जूती समझते हैं, या कहते हैं कि वो तो हमसे कमजोर होती ही हैं, ठीक है, और हम शक्तिशाली होते हैं, वैसे लोग। तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा कि यार ठीक है, तुम होते हो तो यानी कि तुम आत्मनिर्भर भी हो, तुमको अपने काम के लिए उनकी जरूरत होनी नहीं चाहिए। लेकिन लेकिन मेरे ये दिमाग में जो मुख्य ख्याल था वो ये था कि जो जो मर्दों की जो गालियां होती हैं आज के जमाने में, वो तो माँ बहन से शुरू होती हैं। तो फिर जब जब गाली तक देने के लिए तुम उन पे निर्भर करते हो, तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम मजबूत हो और वो कमजोर है? तुमको उसके लिए भी उनकी जरूरत है। तो इस विचार को पहले मैंने सोचा, ठीक है। स्टेप्स देखिएगा, स्टेप्स मैं बिल्कुल आपको दिखा रहा हूं कि कविता कैसे बनती है, ठीक है। तो पहले ये आया, तो फिर आया कि ऐसा कुछ लाइन हो सकता है कि मर्दों की गाली में अगर ऐसा होता तो मर्दों की गाली में माँ और बहन नहीं होती। तो फिर मैंने उसकी पहली लाइन सोची कि बहन के साथ सहन राइमिंग कर सकता है, ठीक है, और फिट बैठ रहा है क्या। तो मर्द कमजोर होता है, सच है, कोई कह दे तो बात सहन नहीं होती। अगर ऐसा ना होता तो मर्दों की गाली में माँ और बहन नहीं होती। तो यहाँ ये बन गई 2 लाइन। अब इसको पूरी कविता में ढालना है, तो वो भी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक है, ये ऑनगोइंग है। तो ये स्टेप मैं बिल्कुल ये फील कर पा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक प्रत्यक्ष एग्जांपल के साथ बता रहा हूं कि ऐसे बिठाई जाती है राइमिंग। तो आपका विचार नहीं दबना चाहिए राइमिंग के चक्कर में। विचार दब रहा है तो राइमिंग जाए भाड़ में, ठीक है, क्योंकि विचार पहले है। तो हमेशा राइमिंग के पीछे नहीं भागना है, लेकिन बन जाए तो मजा ही आ जाए। बात समझ आ रही है सबको? हाँ। बोलिए बोलिए। चलो सही है, ठीक है। फिर आता है अच्छा कहाँ से पढ़े। अच्छा पढ़ने के लिए तो बता दिया सर आपने, अच्छा कहाँ से पढ़े। तो आपने बचपन में याद करने वाली कविताएं तो खूब देखी होंगी बुक में कि ठीक है, ये
सुभद्रा कुमारी चौहान का पढ़ लिया झांसी की रानी, तो वो एक कहानी थी, उस कहानी को कविता में लिखा गया था। ठीक है, आपने नरहो न निराश करो मन को मैथिली शरण गुप्त का पढ़ लिया। ठीक है, जब आपको गहराई वाली कविताएं पढ़नी हो, जब अच्छा अच्छा सच में पढ़ना हो, तो सिर्फ कविता मत पढ़िए, आप कहानियां भी पढ़िए, प्रेमचंद की पढ़िए, गोदान पढ़िए। ठीक है, कहानी पढ़िए पूस की रात, आप बाबा भारती वाली कहानी पढ़िए सुदर्शन की लिखी हुई, आप महादेवी वर्मा की लिखी हुई चीजें पढ़िए, आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की लिखी हुई चीजें पढ़िए। तो ये नाम जो है, अगर आपको नोट करने की जरूरत लग रही हो तो मैं बता दे रहा हूं, लिख लीजिए, मैं चैट में भी लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा कहाँ से पढ़ें, और लिखने के लिए हमेशा ये दिमाग में होना चाहिए कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, कई बार हम ज्यादा क्लिष्ट लिख दें अगर, ठीक है, मेरी जो ऑडियंस है वो आम लोग हैं, ठीक है, वो आम लोग हैं मेरे जैसे, ठीक है, जिनसे मैं मिल लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ, बैठ के हंस हंस लेता हूँ, खेल लेता हूँ, बतिया लेता हूँ। ठीक है, वहां पे मैं कुछ बहुत ही गहरा लिख दूंगा तो मजा नहीं आएगा, वो सुन लेंगे, तारीफ भी कर देंगे, लेकिन सच में उनको समझ नहीं आया होगा, तो वहां पे ज्यादा गहरा लिखने की तरफ में जाना नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल सी भाषा हिंदी और इंग्लिश का साथ में प्रयोग करते हैं, चलेगा। तत्सम तद्भव देशज विदेशज 4 तरह के शब्द होते हैं हिंदी में। ठीक है, आप जल कह रहे हैं, जरूरी नहीं जल क्यों कह रहे हैं, पानी कहिए, कोई झमेला नहीं है उसमें। ठीक है, हॉस्पिटल की जगह आपको जरूरी नहीं है कि चिकित्सालय कहना है। ठीक है, सर की जगह जरूरी नहीं है कि टीचर ये गुरु जी कहना है। ठीक है, तो क्योंकि विदेशी भाषा से आराम से गोद ले लेती है हिंदी शब्दों को, और बिल्कुल आराम से, मतलब हिंदी जो है माँ की तरह बिल्कुल आराम से गोद ले लेती है शब्दों को, और ये अलाउ करती है कि हाँ आप करिए ना बात बाकी शब्दों का प्रयोग करके भी। ये जो डिबिया है, ये फुनगी है, तेंदुआ है, लोटा, ये सब देसी भाषाओं से मिल के आके हिंदी में, और जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, अस्पताल या हॉस्पिटल, डॉक्टर, डॉक्टर को तो हम कितने आराम से यूज करते हैं हिंदी भाषा में बोलने में। तो जरूरी नहीं है कि हम शुद्ध हिंदी की तरफ जाएं, शुद्ध हिंदी में जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अपनी ऑडियंस का ख्याल करके लिखना है, और ये सोचना है कि हमारी ऑडियंस शुद्ध हिंदी को कितना प्यार से समझेगी। अगर नहीं समझेगी तो फिर हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में लिखी हुई चीजें बिल्कुल लोगों तक पहुंच जाती है, लोग कनेक्ट कर लेते हैं। आज मैं जिनकी कविताएं सबसे ज्यादा सुनता हूँ वो बिल्कुल बोलचाल की भाषा में, हिंदी इंग्लिश दोनों के इस्तेमाल से लिखी हुई होती हैं। राकेश तिवारी जी की कविताएं, एक ये लिंक शेयर करी थी, और वो लिंक में कविता थी मिसिंग से चेहरे। तो वहां कविता सुनने के बाद ये समझ में आया कि कविता का जो मकसद है, कि उस कविता का एक मकसद था कि हम लोग जो डेली करते हैं उस डेली रूटीन में थोड़ा सा छोटा सा मामूली सा बदलाव लाके बहुत कुछ कर सकते हैं, न जाने क्या बदल सकते हैं, हम दुनिया बदल सकते हैं। कि वो चेहरे जो न मेरे अपने हैं, न पराए हैं, न रिश्ते हैं वो दूर के, हर शाम मुझे कुछ चेहरे बस देखते हैं घूर के, भागती हुई भीड़ से, हारती हुई जंग लड़ते हुए, स्टेशन गली मोहल्लों के रास्तों से गुजरते हुए, और उन्हीं स्टेशन की सीढ़ियों से उतरते हुए, एक हरे लाल नीले सफेद से पोस्टर पे मेरी नजर जाती है, और जाते ही बस ठहर जाती है। उसमें लिखी होती है बातें जिसे पढ़ के हैरान आंखें परेशान अक्ल होती है, किसी जाने पहचाने की जैसे उसमें शक्ल होती है। उम्र 10-12 साल, घुंघराले बाल, चेहरा जैसे फरिश्ते का अक्स हो, या फिर मेरे वालिद जैसा नजर आने वाला बुजुर्ग जैसा शख्स हो। नीचे लिखी होती है तारीख जब से उस चेहरे का ना कोई सुराग ना कोई पता होता है। ये उसकी कहानी है जो पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से लापता होता है। मैं घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के सफरनामे को जब खत्म कर लेता हूँ तो इस उम्मीद से उन चेहरों को अपने जहन में दफन कर लेता हूँ कि न जाने कौन से मंदिर की गली या दरगाह से गुजरते हुए, न जाने कौन से स्टेशन की सीढ़ियां उतरते हुए उस पोस्टर लगाने वाले की उम्मीद मिल जाए। शायद वो शर्मा जी, शायद वो शालिनी, शायद वो हमीद मिल जाए तो उन्हें तला करूं, उन्हें बता दूं, उनकी दुनिया उन्हें वापस लौटा दूं। क्या है कि इस एहसास से रूबरू हो चुका हूं मैं। नहीं, मेरा अपना तो कोई खोया नहीं, पर कुछ अपनों को हमेशा के लिए खो चुका हूं। पर मुझे इस बात का सुकून तो था, वो कहाँ किस हाल में मालूम तो था। अब उनका सोचो जिनके कांधे पर जनाजा नहीं, पर उन्हें तो अपनों के घर लौटने का भी अंदाजा नहीं। वो रोज सुबह ये ख्याल लिए उठते हैं, ये सवाल लिए उठते हैं कि उनका खुदा उन्हें ये दिन दिखलाएगा क्या, वो जो गया या ले जाया गया वो लौट कर आएगा क्या। और बात कोई संगीन नहीं थी। शर्मा जी इवनिंग वॉक पर निकले थे, याददाश्त कमजोर थी, गलियां जानते थे। आलोक और विनय भी इंदौर के सारे रास्ते पहचानते थे।
शगुन कौन नहीं जानता था उसे गली मोहल्ले या शहर में। शालिनी लड़ती शौहर से पर देर सवेर मिल जाती आस पड़ोस के घर में। हमीद बोल नहीं सकता था पर अम्मी जानकर सब कुछ सुन लिया करती थी और मौसम आने से पहले उसके पसंदीदा रंगों का स्वेटर चुन लिया करती थी। पर कहते हैं शहरों का मंजर हर रोज जैसा होता नहीं। उस शाम इनमें से कोई अपने घर लौटा नहीं। दुआओं के एवज में हजारों रुपए निकाले गए, फोन बुक कॉन्टैक्ट्स के सारे नंबर खंगाले गए। इन्हें ढूंढने के लिए इनके अपने स्टेशन गली मोहल्लों के रास्तों तक पहुंच रहे थे। आलोक के पापा हाथों में वो पोस्टर लिए, हमीद की अम्मी वो स्वेटर लिए, बस ये सोच रहे थे न जाने वो अपने कौन से फरिश्ते या खुदा को नाराज कराए हैं और बड़ी उम्मीद से लगाया उन्होंने वो पोस्टर जिसे मैं और आप अभी अभी नजरअंदाज कराए। ये मेरी कविता नहीं सुना रहा हूँ, आप शायद कनेक्टेड नहीं है भोलू। ये मैं राकेश तिवारी सर की कविता सुना रहा हूँ। तो ये कविता जो है ये और भी बड़ी थी कविता, ठीक है। इसके कुछ शब्द मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। वैसे तो मुझे पूरी मैंने इतनी ज्यादा बार सुन ली है ये कविता कि वो जो यूट्यूब पे 2 लाख व्यू है उसमें से 2-4 हजार तो मेरे होंगे। तो इस कविता को सुनने के बाद मैंने इस कविता को लोगों को सुनाया, लेकिन एक बार फुर्सत से बैठ के एक बंदे को सुनाया तो उसने एक आइडिया दिया। कितनी फनी बात है ये कि इनकी और भी तो कविताएं होंगी, इनके नाम से सर्च करने से मिल जाएंगी। तो मैंने कहा हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सर्च किया और पूरी रात लग गई और इनकी कविताएं सुनते ही गए। ठीक ठीक, ओके ओके बोलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस अप्रिशिएशन। लेकिन हमें यहाँ से सीख के जाना है, सीखना है। यहाँ पे अच्छी कविताएं सुनाने की बजाय और सुनने की बजाय हमें यहाँ से सीखना है कि हम अच्छा लिखें कैसे, ये हमेशा याद रखना है। आज का पर्पस वही है। मैं आपको 10 अच्छी कविताएं सुना दूं, सेशन बहुत प्यारा हो जाएगा बट फ्रूटफुल नहीं होगा, ठीक है। तो हमें उसका वो रिजल्ट चाहिए, ओके। तो मैं आपको कुछ ऐसी कविताएं, हाँ कुछ ऐसी कविताएं जिनको सुन के कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा कि अच्छा कविता ऐसी भी लिखी जा सकती है। जैसे एक कविता विनोद कुमार शुक्ल जी की लिखी हुई, बहुत छोटी सी, बहुत ही छोटी सी कविता, लेकिन उसमें बहुत कुछ। और मुझे अगर पूरी लाइन याद ना हो तो मैं अपने इस टैब में एक अलग साइट से गूगल कर लेता हूं। तुम लोगों को नहीं दिखेगी स्क्रीन, मैंने शेयर नहीं की है। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। विनोद कुमार शुक्ल जी की यह कविता है, ध्यान से सुनना। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया। मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। इतनी ही है ये कविता, लेकिन क्या लिख दिया है इसमें, सब कुछ भर दिया है। कोई बड़े शब्द नहीं, एक हताशा ही शायद हो सकता है। तुम में से 2-3 को शायद इस शब्द का नहीं पता। हताशा, निराशा, ठीक है, हार जाना, वो सिचुएशन होती है। तो वो है। बाकी कोई ऐसा शब्द नहीं था जो भारी हो। ये वही शब्द जो हम लोग रोज यूज करते हैं बोलचाल में, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना सा कोई नॉर्मल तरीके से कोई बात कह रहा है, लेकिन कितनी गहरी बात कह गया। कभी कभी जो बात हम कहते हैं वो गहरी होती है आसान शब्दों में, और क्लिष्ट शब्दों में भी कई बार बहुत आसान बात हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ने में ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इसलिए दिया। ये एग्जाम्पल क्यों दिया, इसके पीछे कारण है कि मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि कविता ऐसे आसान लिखी जा सकती है, बिना तुक, बिना राइमिंग के लिखी जा सकती है, बहुत सीधे तरीके से लिखी जा सकती है। बस जो बात कहनी है उस पर फोकस, उस पर से शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी आप कहानी सुना रहे होते हैं, लेकिन कभी आप पूरी कविता लिख रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल मतलब आप एक आइडिया लिख रहे होते हैं। और आइडिया की जो बात है
कहानी और आइडिया में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। और आइडिया बहुत बड़ी चीज होती है। वो कहते हैं ना कि एवरेज पीपल डिस्कस थिंग्स, गुड पीपल डिस्कस पीपल, बट एक्सीलेंट पीपल, वंडरफुल पीपल डिस्कस आइडियाज। तो आइडिया जो है वो मेन होना चाहिए और कविता में वही वही मुख्य चीज होनी चाहिए। कभी कभी आप अपने प्रियतम या प्रेयसी के लिए लिख रहे होते हैं और आप उसके सुनहले बालों पे लिख देते हैं, वो अलग चीज है। आप वहां भी लिखिए, वो भी एक पार्ट है लिखने का। उस लिखने वाले पार्ट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी कभी कभी एक दो चीजें लिख दी हैं, लेकिन उस बात को कैसे रखा है वो भी बताऊंगा। और अभी आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, अब 10 ही मिनट के बाद कुछ शब्द दिए जाएंगे। आप उस सबको वक्त दिया जाएगा 2-4 मिनट का। आप उस पर जो भी लाइन बना पाए वो बनाएंगे और उसके बाद जो है हम उनको इवेल्युएट करेंगे और ये बताएंगे कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो यहाँ से कुछ निकल के आएगा। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था के बाद दूसरा है फिर क्या होगा उसके बाद। तो फिर क्या होगा उसके बाद, चलिए सुनते हैं, इसको देखते हैं। ये तो लिंक नहीं खुली, अच्छा। फिर क्या होगा उसके बाद, बालकृष्ण राव जी की ये कविता है। फिर क्या होगा उसके बाद। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, शिशु मतलब बच्चे ने, उत्सुक होकर शिशु ने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद। तो जवाब है कि रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नव किसलैदल से कोमलतर, वधु यानी बहू, वधु तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। पल भर मुख पर स्मृति की रेखा, खेल गई फिर माँ ने देखा, कर गंभीर मुखाकृति शिशु ने फिर पूछा क्या उसके बाद। फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्गलोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को तेरे घर आएंगे उसके बाद। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर। चिंतित हो कह उठा किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। अब माँ का जी उब चुका था, हर्ष शांति में डूब चुका था, बोली फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। यह सुनकर भर आए लोचन, किंतु पहुंचकर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा माँ क्या उसके बाद। कवि को बालक ने सिखलाया सुख दुख है पल भर की माया है अनंत का तत्व प्रश्न या फिर क्या होगा उसके बाद। फिर क्या होगा उसके बाद, ये है बालकृष्ण राव जी की कविता। क्योंकि वैरायटी चाहिए, आप एक ही आदमी को हमेशा नहीं सुन सकते हैं, वरना आपका एक पर्टिकुलर टेस्ट एक्वायर हो जाएगा और आपकी कविताओं में उनकी झलक दिखने लगेगी। ठीक है, आपकी कविता में हमेशा आपकी झलक होनी चाहिए और इसमें वक्त लगेगा। कितना वक्त लगता है, देखो मेरे को तो 10 साल लग गए, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश करी और मैं अब लिख लेता हूं। अब मैं ये कह सकता हूं कि हाँ मैं अब लिख लेता हूं। आसान शब्दों में कही हुई कविता, जैसे रमेश शर्मा जी की मैंने एक यूट्यूब पे कविता सुनी थी कि जब गरजे तब बरसे नहीं। उन्होंने तो गा के सुनाया था कि जब गरजे तब बरसे नहीं, उस शाम सी लड़की थी, उहा पोह के निकले हुए परिणाम सी लड़की थी, गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी, मोहल्ले की हलचल पर वो करती नहीं थी परिचर्चा, मोर सनर्तन भवरे गुनगुन तितली सी ना दिनचर्या, रजनीगंधा जूही केतकी अनुकंपा न जिज्ञासा, श्वेता मुक्ता युक्ता नाही क्षमा विभाया ऐश्वर्या, सीता गीता मीरा जैसे नाम सी लड़की थी, गीत में जिसके गाता हूँ एक आम सी लड़की थी, दो के पहाड़े जैसी सीधी। अब आप इसमें सुंदरता देखिए इस कविता में कि दो के पहाड़े जैसी सीधी, दो के पहाड़े जैसी सीधी एक से 10 तक गिनती सी, पहली कक्षा के बच्चे की विद्या माँ से विनती सी। ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो हैं ये जादू कर देते हैं और इसमें कोई भारी शब्दों का इस्तेमाल नहीं। दो के पहाड़े जैसी सीधी एक से 10 तक गिनती सी, पहली कक्षा के बच्चे की विद्या माँ से विनती सी, और चूल्हा चौकी झाड़ू बर्तन बचपन से ही बोझ लिए,
चित्रकथा की पुस्तक थी वो माँ के हाथों छिलती सी, आधे वाक्य के आगे पूर्ण विराम सी लड़की थी। कितने आसान शब्द और कैसे प्रस्तुत कर दिया है इस छोटी सी चीज को, इस फीलिंग को अपनी उन्होंने कैसे पेश किया है। तो हम पहले वैसा लिखने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे बदलते हैं और फिर अपना लिखते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। राइमिंग कैसे बिठाते हैं ये भी मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताया, ठीक है। उसके बाद एक और कविता मैंने नोट कर रखी है, दिनकर। दिनकर को तो दिनकर ने जो रश्मिरथी लिख दी है रामधारी सिंह दिनकर ने, तो वो तो अलग चीज हो गई है कि उसमें से एक पार्ट है कि हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ, धस जाए वे देश अतल में गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल पे ही आदर पाते हैं जहां सुजान, नहीं पूछता है कोई तुम व्रति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो, मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। तो यहाँ पे अच्छी बातें और उसके बाद अचानक से एक बहुत बहुत प्रतीकात्मक चीज आती है कि मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, कि जो इंसान है उसको तो ऊपर वाला ही नीचे भेज रहा है, तो अगर वो बिखरा भी दे, जैसे जैसे खेत में बीज ऐसे बिखराए जाते हैं, वैसे अगर बिखरा भी थे, कि मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। अलग अलग जाति में ही तो बटेगा, कि नीचे क्यारियां बनी हुई हैं, नीचे वो छोटे छोटे गड्ढे गड्ढे जो है वो खुदे हुए हैं, वो जातियां बनी हुई है, पहले से लोगों ने बना रखी कि नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है, वहीं तो जाएगा। तो अलग अलग जातियों में जाता है। तो यहाँ पे कर्ण की व्यथा जो थी वो, वैसे तो पूरी रश्मिरथी ही कर्ण के बारे में है। वो मैंने पढ़ा है बिल्कुल इत्मीनान से, तसल्ली से, और एक बार नहीं 2-3 बार पढ़ा है। तो इतना पढ़ना भी जरूरी होता है अच्छा लिखने के लिए। फिर ये अगर आपको जैसे राम गीत में इंटरेस्ट हो, जैसे किसको सुने, अगर पढ़ें तो किसका पढ़ें, तो जो आपके स्कूल बुक्स में चीजें होती थी ना, खास करके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे कवि होते थे। उसके अलावा मैंने बालकृष्ण राव बताया, और फिर सुदर्शन, ये दुष्यंत कुमार और गोपाल दास नीरज तो अलग ही हैं। गोपाल दास नीरज ने कहा कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। वो उन्होंने इस फीलिंग को शेयर करने के लिए लिखा था कि उनकी प्रेमिका की शादी हो गई, उनकी प्रेमिका की किसी और से शादी हो गई और वो देखते रह गए, तो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो वो पहली लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ है, वो तो पूरी कविता तो बड़ी है। उसके बाद एक कविता है दुष्यंत कुमार की, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने तो यहाँ पे अच्छा पढ़िएगा तो धीरे धीरे ख्याल भी आने लग जाएंगे कि हाँ हम ऐसा लिख सकते हैं। कभी आप किसी का लिखा हुआ लिखेंगे, फिर आप किसी के लिखे से इंस्पायर्ड लिखेंगे, फिर आप अपना लिखेंगे जिसकी तारीफ शायद नहीं होगी, फिर लिखते लिखते ऐसा लिखेंगे जिसकी तारीफ होनी शुरू होगी, और फिर ऐसा लिखने लग जाएंगे जिसकी बहुत तारीफ होगी। तो ये स्टेजेस हैं। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहेंगे तो नहीं पॉसिबल होगा। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप इनको पढ़िए, इन लोगों को, दुष्यंत कुमार, गोपाल दास नीरज को, बाकी जो आपके एनसीईआरटी वगैरह के बुक्स में होती थी 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में जो कविताएं होती थी। उसके बाद आप अगर सुनना है यूट्यूब पे तो कुमार विश्वास जी को भी सुनिए, लेकिन उनके अलावा और लोगों का भी तो नाम जानिए कि अनामिका अंबर करके भी कोई पोएटिस हैं। उसके बाद आपको ये कीर्ति काले हैं। अगर आपको हास्य सुनना है तो अरुण जेमिनी सुनिए, सुरेंद्र शर्मा सुनिए। सुरेंद्र शर्मा एवरीवन नोज, और हमारे घर के बड़े तो जानते हैं हास्य में। अगर आपको साधारण सिंपल शब्दों में सुनना है तो आप रमेश शर्मा को सुनिए, और अगर आपको राम के बारे में सुनना है तो आप अमन अक्षर को सुनिए। अमन अक्षर की कोई कविता कभी सुन के देखिएगा। आज इस सेशन के बाद यूट्यूब पे जाना और अमन अक्षर सर्च करना, और उनके 2-3 राम गीत सुन लेना। राम जी के बारे में उन्होंने जो जो लिखा है, भेजा घूम जाएगा कि भाई क्या लिख दिया है बंदा, ठीक है। तो ये हुई लिखने की बातें कि यहाँ से लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से सीख सकते हैं। अब इसके अलावा
मैंने कुछ रखा हुआ था अपना रिजर्व करके। जैसे मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, मेरी बहन ने ये मेरे को अलग से बताया कि तुम्हारी ये जो कविता है ना, इस पे बहुत ज्यादा तारीफें नहीं आएंगी, लेकिन ये तुमने बहुत बहुत सही लिख दी है और अलग चीज लिख दी है बिल्कुल। जैसे इस कविता का शीर्षक था बदलना है, और तुम सबने मेरी बहुत सारी कविताएं सुनी हैं, और आकाश या रितेश मेरे ख्याल से ऐसे लोग हैं जो ये कह सकते हैं कि सर आपका तो सब सुने हैं, ये नहीं सुने होंगे। तो वो है वो तख्ती जो नाई की दुकान में हमारी दुकान के नीचे लगाई जाती, मतलब बचपन बचपन की बात हो रही। वो तख्ती जो नाई की दुकान में हमारी दुकान के नीचे लगाई जाती थी, होता था ना कि उसमें हम कुर्सी जो है बड़ी होती थी और हम छोटे होते थे, तो फिर एक पटड़ा बिछा दिया जाता था तख्ती की, उस पे बैठ के बाल कटते थे। याद आता है कुछ ऐसा बचपन का? वो तख्ती जो नाई की दुकान में हमारी दुकान के नीचे लगाई जाती थी कि हम बड़े लगने लगे, या फिर थोड़ी सहूलियत हो कि दर्पण में हमें दिखे हमारा बदलता रूप, हम खुद पर नजर रखें। इसमें एक एक वर्ड जो जो गुजर रहे हैं पिछली लाइनों में, उन वर्ड्स को याद रखना होगा। वो तख्ती जो नाई की दुकान में हमारी दुकान के नीचे लगाई जाती थी कि हम बड़े लगने लगे, या फिर थोड़ी सहूलियत हो कि दर्पण में हमें दिखे हमारा बदलता रूप, हम खुद पर नजर रखें। और फिर इक्का दुक्का बल्ब जो बिगड़ गए, बदले गए, हाथ पहुंचने के लिए वहां स्टूल लगाना पड़ता था। कभी तो महलों की महफिलों को निहारने के लिए जिज्ञासावश ऊंचे टीले छज्जे कुर्सी पर चढ़ जाना पड़ता था। ये जो तख्ती, दर्पण, स्टूल, कुर्सी है, ये हैसियत है, ये बदलेंगी। रूप, नजर, पहुंच, जिज्ञासा, इन सबको तुम्हें बदलना है। तो ये कविता थी कि वो चीजें हैं जो बदलेंगी, जो हम नहीं बदलेंगे वो बदलेंगी, वो अपने आप बदलेंगी। समय बदलेगा, वो चीजें बदलेंगी, लेकिन कुछ चीजें जो हमें बदलनी है, और बदलनी है मतलब आज से ही बदलाव शुरू करना है। रूप, नजर, पहुंच और जिज्ञासा। तो ये मैंने लिखा भी उसी डेप्थ के साथ था, और मैंने जब फेसबुक पे किसी जमाने में शेयर किया था पुरानी वाली आईडी से, ये कविता कहीं कहीं गुम हो गई थी, मतलब ज्यादा लोगों का कोई अप्रिसिएशन नहीं आया था, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई थी। लेकिन ये कविता मैंने पूरे दिल से लिखी थी। इतने दिल से तो आज जो कविताएं जो जो तुमने सुन ली हैं, और जिनको मैंने खूब शेयर किया है, वो भी नहीं लिखी थी, लेकिन इसको पूरे दिल से लिखा था। तो ये है बदलना है, इसको मैंने रिजर्व रखा था। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, अभी अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिले, बहुत सारा नजरिया मिला, कुछ कुछ दिमाग में गया कि चीजें कैसी होती हैं, क्योंकि अब हम लोग प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं, और प्रैक्टिस 15-20 मिनट की होगी। उसके बाद मैं आपको रिलीव कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ फर्क पड़ा है इस 1 घंटे में? पूरा 1 घंटा हुआ है हमें। और हमेशा याद रखना कि जब लिखोगे तो बाद में लिखने का मकसद बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि रिश्ते, 2 लाइंस चाहिए मेरे को, बस 2 लाइंस, और 2-3 मिनट का आराम से टाइम लो। रिश्ते, इस पे जैसे तुम चैट में टाइप कर रहे हो वैसे कर लो। इवैल्यूएशन होगा थोड़ा यहाँ, ठीक है? और ये इवैल्यूएशन के लिए तुम तैयार हो, क्योंकि ये वर्कशॉप है, याद रहे। ये ये मेरी कविता सुनाने के लिए मेरा मंच नहीं है, ये तुम्हारा मंच है। यहाँ तुम पहले से ये मान के आए, वर्कशॉप का मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस यहाँ होगी, तुम्हें कुछ लिखना होगा, ठीक है? सिर्फ तुम सुन के चले गए तो वर्कशॉप कभी नहीं कहलाएगी। तो कम से कम 5 शब्द तो दिए जाएंगे। तो पहला शब्द दिया है मैंने, रिश्ते, ठीक है? मुझे पता है तुम्हें समय लग रहा है, और वो लगेगा भी, 2-3 मिनट तो कम से कम लगेंगे, उसके बाद टाइप करने में भी कुछ समय लगेगा। तो लो लो, टाइम लो, पूरा लो।
चलो बढ़िया है। भोलू ने कहा आज तो जरूर कुछ लिख देंगे, लिख डालो। और लिखने के बाद यहाँ इवेल्युएट कराना शुरू में थोड़ा इमेच्योर रहेगा लिखावट तुम्हारा, तो उसको फिर इवेल्युएट कराना, दिखाना कि हाँ ठीक लिखा है। फिर उसको धीरे 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 सुधारते सुधारते जो है चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। और अच्छी चीजों में वक्त लगता है, क्योंकि अगर आपको दूध पीने की जल्दी है तो फिर दूध तो तुरंत गर्म किया पी लिया, लेकिन अगर आपको रबड़ी खानी है तो वो कुछ समय तो पकेगी ना धीमी आंच पे। मैं हमेशा कहता हूँ धीमी आंच पर इश्क पकता है। तो इश्क पकता है, ये जो चीज है कि आज इश्क पक रहा है या ऐसा कुछ, ऐसा कोई आइडिया जो मैंने कहीं कहीं देखा था या कहीं से मेरे को आइडिया आया था। ठीक है, रिश्ते, आकाश ने लिखा, रिश्ते लोगों से होते हैं और उनके, हमारे और सबके लिए होते हैं। फिर क्यों लोग इसे बोझ समझते हैं, क्यों इसे अपने पैरों का बंधन और हाथों की जंजीर समझते हैं। ठीक है, और औरों का भी आने देते हैं, औरों का भी आने देते हैं। फिर हम एक जनरल फीडबैक देंगे। देखो देखने का नजरिया जो है एक एक घंटे के मोटिवेशन से नहीं बदलता है। ठीक है, बदलते रिश्ते, बदलते लोग और बदलते मौसम दिखते नहीं पर महसूस जरूर हो जाते हैं। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, करते हैं एवेल्युएट इसको भी कि कैसे इन्हीं शब्दों को थोड़ा बहुत इधर उधर करके कैसे सुधारा जा सकता है। कभी धूप में कभी छांव में, ये रिश्ते ही हैं जो इंसान को थामे बैठते हैं। ठीक है, बढ़िया, अलग अलग पर्सपेक्टिव आता है। क्या होता है कि कभी कभी हमने जिंदगी में इतनी निगेटिविटी देख ली होती है ना कि हम पॉजिटिव लिखने की कोशिश कर नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन जिंदगी में ये सब देख लेना और दुनिया देख लेना, ये इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पायल, आपको बताना चाहूंगा कि जो मेजर पार्ट ऑफ द सेशन है वो तो अभी हो गया है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि पूरा सेशन रिकॉर्ड हुआ है, और अगर कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, तो रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। जब मैं बुरे हाल में था तो तुम मेरे साथ थे क्या, कुछ उस वक्त मेरे ख्याल थे क्या। अच्छा ठीक है, ये रिश्ते पर नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको भी करेंगे, एवेल्युएट करेंगे। रिश्ते के लिए मैंने लिखने के लिए कहा, तो यहाँ पे कुछ लोगों का आया है, इनको एवेल्युएट करना स्टार्ट कर। जो बाकी हैं ट्राई कीजिए, अभी भी ट्राई कीजिए, ज्योति ट्राई कीजिए, साक्षी, रिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमारा लगता है कि यार ये इस पे मैं कैसे लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी। ठीक है, अब तुम सब लगभग लगभग तुम सभी मुझे जानते हो, एक दो लोगों को छोड़ के बाकी लोग तो बहुत ज्यादा ही जानते हैं मेरे को। तो तुमको पता है कि जो मेरी एज है और जिस उम्र में शादियां हो जाती हैं, अभी नहीं हुई है। अब मुझे कोई शादी, पत्नी, प्रेयसी, प्रेमिका इस बारे में लिखने के लिए कह दे, लेकिन कोशिश की जा सकती है, लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैथ्स के, ये साइंस के स्टूडेंट को कॉमर्स की चीज दे दी गई है, लेकिन वो वैसा वाला बात नहीं है, वैसा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। एटलीस्ट यू नो अबाउट थिंग्स। आपने खुद चीजों को अगर महसूस नहीं किया है, आपने दुनिया को तो देखा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिस पे आपको लगेगा कि यार ये मेरे सिलेबस से तो बाहर की चीज। ठीक है, तो रिश्ते, आकाश ने लिखा, रिश्ते रिश्ते लोगों से होते हैं और उनके, हमारे और सबके लिए होते हैं। ठीक है, फिर क्यों लोग इसे बोझ समझते हैं। तो तुम्हारी कविता में एक सवाल है। ठीक है, तुम्हारी लाइंस में एक सवाल है, क्यों इसे अपने पैरों का बंधन और हाथों की जंजीर समझते हैं। सबसे पहले ये कि यहाँ पे जो हमने सोचा, हमने कितना सोचा, हमने कितने रिश्तों को देखा, हम उस रिश्ते में माँ को इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं, हम पिताजी को इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हम अपने भाई को इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं। हम रिश्ते का मतलब रिश्तेदार समझ रहे हैं वो जो बाकी रिश्तेदार हैं। बहुत सारे लोगों का अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा अनुभव होता है और बहुत लोगों का खराब भी। तो ये कविता इन जनरल नहीं जाएगी। ठीक है, इन जनरल नहीं जाएगी। ये मान लो कि कभी किसी रिश्तेदार की किसी बात पे तुम हर्ट होते हो,
तो उनको दिखाने या सुनाने के लिए तुम व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगा सकते हो, ठीक है। यही बदलना है, आज के सेशन का यही तो मुद्दा है कि हम हमारे लिखने का मकसद हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम इस चीज को वो सोच के लिखेंगे कि हाँ ठीक है, तो हम और बेटर लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इन लाइनों को फिर भी थोड़ा, अगर उस फीलिंग के साथ भी लिखा है तुमने, तो उसी फीलिंग को थोड़ा और बेटर तरीके से कैसे जाहिर करें। तो रिश्ते होते हैं लोगों से, रिश्ते होते हैं लोगों से, लोगों के लिए। रिश्ते होते हैं लोगों से, लोगों के लिए। रिश्तों से जुड़ी होती है हमारी तकदीर। रिश्ते होते हैं लोगों से, लोगों के लिए, और रिश्तों से जुड़ी होती है हमारी तकदीर। न जाने क्यों कुछ लोग, ये कुछ वर्ड आना चाहिए सबसे पहले। न जाने क्यों कुछ लोग इसे समझते हैं बोझ, कुछ लोग इसे समझते हैं जंजीर, ठीक है। इस तरीके से इसको फ्रेम किया जा सकता है, इन्हीं लाइंस को। तुम्हारी पूरी बात इसमें आ गई, राइट आकाश? यस सर। हाँ, रिश्ते होते हैं लोगों से, लोगों के लिए, और रिश्तों से जुड़ी होती है हमारी तकदीर। न जाने क्यों कुछ लोग इसे समझते हैं बोझ, कुछ लोग इसे समझते हैं जंजीर, ठीक है। रितेश ने लिखा, बदलते रिश्ते, बदलते लोग और बदलते मौसम, दिखते नहीं पर महसूस जरूर हो जाते हैं, ठीक है। ये दो लाइंस, इसमें इम्प्रूवमेंट का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसको और भी इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें इसमें जैसे बदलेंगे तो ज़्यादा बदल जाएगा ये। अगर इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द रहना है तो ये ठीक है। हम्म हम्म कभी धूप में, कभी छाँव में, हमारी सुबह दोपहर शामों में बैठते हैं। नहीं, हम्म कभी धूप में, कभी छाँव में, कभी हमारी सुबह दोपहर शाम लिए बैठते हैं, ये रिश्ते ही तो हैं जो इंसान को थाम लिए बैठते हैं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा सुधारा जा सकता है। बाकी यहाँ पे भी हम कहेंगे कि चेंज का उतना नीड नहीं लग रहा है। जब मैं बुरे हाल में था तो तुम मेरे साथ थे क्या, अ, कुछ उस वक्त मेरे ख्याल थे क्या। तो यहाँ पे आएगा भोलू, देखो सबसे पहले तो ये जो लिखा गया है, किस एहसास के साथ लिखा गया है, यहाँ पे ये पूरी तरह से जाहिर नहीं हो पाया। फिर भी हम इसको फिगर आउट करते हैं कि तुमने क्या कहने की कोशिश करी होगी। जब मैं बुरे ख्याल में था तो तुम तो तुम मेरे साथ थे क्या, यानी तुम एक पर्सन के लिए ये लिख रहे हो। एक पर्सन के लिए कविता लिखी जाती नहीं है। ये जब हम लोग में जब तक मैच्योरिटी नहीं आई होती है तब तक लिख रहे होते हैं हम लोग। एक इंसान या एक आदमी को दिखाने के लिए ये बिल्कुल याद रखना कि ये व्हाट्सएप स्टेटस का वर्कशॉप नहीं है, ये कविता के लिए है, हिंदी कविता के लिए, ठीक है। और हिंदी कविता व्हाट्सएप स्टेटस से बहुत बड़ी चीज है। तो हम लोग फिर से वही बात करेंगे। चलो, लेकिन तुमने अगर इस फीलिंग को जाहिर करने की कोशिश की है, अगर अगर शुरुआत व्हाट्सएप स्टेटस से ही होती है तो भी चलो ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग अगर हम इसी शुरुआत के साथ कंफर्टेबल हैं तो एटलीस्ट चलो ठीक है, कर तो रहे हैं शुरुआत। तो यहाँ पे तुमने उस इंसान को ये कहना चाहा है कि तुम थे नहीं मेरे साथ। तुमने सवालों में उसको एहसास कराया है कि तुम मेरे साथ नहीं थे, राइट? यही बात है ना? हाँ, तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं कि हम्म इसको काफी बदलना होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं, फ्रेम करके बताते हैं कि इसी फीलिंग को कैसे जाहिर करेंगे शब्दों में कि ये दुख दर्द तकलीफें, ये दुख दर्द तकलीफें, ये
गम की शामें, ये दुख दर्द तकलीफें, ये गम की शामें वैसे तो सब झेल ही ली हैं। ये दुख दर्द तकलीफें, ये गम की शामें वैसे तो सब झेल ही ली हैं, पर तुम साथ होते तो क्या बात होती। ठीक है, ये कहा जा सकता है। अब पायल, कोई बात नहीं, पायल चली भी गई हैं। ज्योति ने कहा कुछ रिश्ते अनकहे यूं ही बन जाते हैं, कुछ खुशियां कुछ गम अपने साथ ही लाते हैं। बदल दे नाम कोई इन रिश्तों का, क्योंकि ये रिश्ते ही तो हमें जीने का मतलब सिखाते हैं। बढ़िया, बढ़िया, बहुत सही तरीके से लिखा है। रिश्ता तो था सबसे, लेकिन समय के साथ बदल गया सबसे। कोशिश कोशिश कर रहे हो, ये बहुत बहुत सही चीज है। ठीक है, आएगा। क्योंकि तुमने कभी कुछ नहीं लिखा है, इसलिए धीरे 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 चीजें आएंगी। ठीक है। हम्म, इस बात को, रिश्ता तो था सबसे लेकिन समय के साथ बदल गया सबसे, इसको कैसे बदल के कह सकते हैं कि अ, इसमें भी काफी बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बात कही गई है वो पहुंच रही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तुम तक जा रही है ना बात, मतलब ठीक लग रहा है ना, क्योंकि जब ज्यादा करेक्शंस करते हैं लोग आपके लिखे हुए में, तो आपको वहां पे डिमोटिवेशन बहुत आता है, तो वो नहीं आना चाहिए। मैंने पहले बता दिया है कि आपको यू हैव टू बी ओपन टू दीज करेक्शंस एंड रिजेक्शंस। ठीक है, ये अगर आप स्वीकार करके नहीं चलेंगे कि सामने वाला मुझे करेक्ट कर भी सकता है, तो नहीं। मैं आज भी लोगों से अपनी चीजें कई बार रिव्यू करवाता हूँ। ठीक है, रिश्ता तो था सबसे लेकिन समय के साथ बदल गया सबसे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अ, वक्त ने, जिंदगी ने, जमाने ने रिश्ते तो ढेर सारे दिए, लेकिन उसी वक्त ने, उसी जमाने ने रिश्तों को बदल भी दिया, या रिश्तों का मतलब बदल दिया। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन ऐसे कहेंगे तो खराब तो नहीं लगेगा। ठीक है, मतलब कुछ कुछ लगेगा कि हाँ, कुछ कुछ कविता जैसे बनाने की कोशिश की गई। हाँ, करनी पड़ेगी मेहनत, करिए, बिल्कुल करिए। हिंदी पढ़ना शुरू करना होगा। रिश्ते बना तो सब लेते हैं, यूं तो आसानी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर फुर्सत में भी वक्त नहीं दे पाते। तो यहाँ पे देखो, ये बात कही गई और बात कह दी गई है, बात पहुंच रही है, लेकिन अगर इसको कविता के हिसाब से, अगर किसी तो कविता में वर्ड्स इधर उधर होते हैं, वर्ड्स को इधर उधर करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए कहते हैं, हम्म, जरूरी नहीं, जरूरी नहीं कि दुनिया में तमाम रिश्ते बना लो तुम। जरूरी नहीं कि दुनिया में तमाम रिश्ते बना लो तुम, पर जो भी रिश्ते हैं उनके लिए वक्त तो निकालो तुम। यही बात कहनी थी ना रिया, पहुंच गई ना बात। हाँ, तो चलिए, एक यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा। किसी का लिखा आपको अच्छा लगा होगा, करेक्शंस। ज्योति ने बहुत बहुत, बहुत सही लिखा था, अभी तक ज्योति का सबसे सटीक लगा। ठीक है, और बिल्कुल वर्ड्स उठाइए कहीं से भी, ज्योति के लाइंस में तीन चार वर्ड्स का एक ग्रुप मेरे को लगा, जीने का मतलब सिखाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सुनी सी बात लगती है कि हाँ यार, तो बिल्कुल अभी शुरुआत तो यहीं से होगी। पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो आप कहीं से लेंगे, फिर क्योंकि आपको कुछ याद सा आएगा, ऐसा कहीं सुना था। तो ऐसे ही तो प्रोसेस चलता है, और फिर आप अपना बहुत बेहतरीन लिखने भी लग जाएंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा, यही करना होता है। ठीक है, तो अब दूसरी बात, दूसरी चीज है वक्त। नहीं, वक्त नहीं, वक्त में तुम लोग फिर डेप्थ में चले जाओगे। अब एक एक आसान सी चीज देते हैं, गुलाब। गुलाब पर लिख दो। सोचो, देखो, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 मिनट का समय लो। और तुम लोग को अगर सब अच्छा लगता है तो महीने में एक बार ये वर्कशॉप कर सकते हैं।
कर सकते हैं क्या महीने में एक बार? करोगे? क्योंकि बताने वाली चीजें तो आज हमने बता दी, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि एक वर्ड में 17 मिनट लग गए डिस्कस करने में। नहीं, 2 वीक में तो यार उतना वक्त नहीं मिल पाएगा। हर महीने एक बार। देखो, एक्स्ट्रा करिकुलर को इतना ही वक्त दिया जाता है। बाद में जब वो हॉबी बन जाती है तो फिर उसको और ज्यादा वक्त देते हैं, और जब वो पैशन बन जाता है तो उसको बहुत ज्यादा वक्त देते हैं, और जब वो प्रोफेशन बन जाता है तो सारा समय ही उसको दे देते हैं। तो इंटरेस्ट से हॉबी बनती है, हॉबी से पैशन बनता है, और पैशन से प्रोफेशन बनता है। तो फिर अभी अभी आप इंटरेस्ट वाले स्टेज में हैं। चलिए उस पे लिखिए, गुलाब पे। कुछ भी कोशिश करिए और तैयार रहिए। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ज्योति ने अच्छा लिख दिया है, तो यहाँ पे कंपटीशन मत फील करिएगा। बस ये चीज अगर आएगी तो वर्कशॉप नहीं है, नहीं रहेगी ये, फिर ये क्लास हो जाएगी। ठीक है, वर्कशॉप में हमें गलतियां करके सीखना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। और ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग को तो हम जहाँ जहाँ पे ये इंटरप्शंस हैं या फिर ब्रेक्स हैं उनको एडिट वेडिट कर लेंगे, काट वाट देंगे। तुम में से कोई ऐसा है जिसको अभी बहुत जल्दी जाना है? अनम्यूट करके बोल सकते हो फटाक से। नो सर। हाँ, एक एक को जाना है। और साक्षी, रिया, रितेश, श्वेता, आपको लाइब्रेरी से जाना होगा अभी शायद घर, ऐसा कुछ। हम्म। अंडरस्टूड। बहुत लोग का डिनर टाइम हो रहा होगा, और चूंकि ये प्रॉपर क्लास नहीं है तो वही बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ये गुलाब वाले के बाद इसको सेशन को आज क्लोज कर लेंगे। और आप लोगों को मैं वो जो ऐप में मैंने बना रखा है ना, वहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स दे दूंगा एज असाइनमेंट। तो आप अपना पूरा वक्त लेके वहाँ पे सबमिट करते जाइएगा, वहाँ पे मैं इवेलुएट करूँगा। ठीक है। और जाने से पहले एक काम कर लो बस, सभी कुछ पल के लिए कैमरा ऑन करो, एक स्क्रीनशॉट लेंगे और मुस्कुराओ बढ़िया से। एक बढ़िया सी पोज दे दो यार। थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन कर लीजिए। अब देखते हैं यार। हाँ, बढ़िया, बेहतरीन, एकदम प्यारा। चलिए, तो वो गुलाब वाला जो है फटाफट करो। अभी कर सकते हो कैमरा ऑफ। गुलाब वाला जो है फटाफट करो यार, आज के सेशन में वो सबसे मेन है। तो वो करो, उसको इवेलुएट करें। और किसी को बिल्कुल मजबूरी है तो वो जा सकते हैं, लेकिन ये सीख के जाना ज़्यादा सही रहेगा, हम ये यही कहेंगे। रिकॉर्डिंग तो हो रही है, लेकिन सीख के जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम लिखोगे तो तुम्हारे लिखे पे कुछ फीडबैक, कुछ इनपुट्स मिलेंगे तुमको। आकाश, माइक भी म्यूट कर लो अब। ओके सर। असाइनमेंट में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर असाइनमेंट के लिए हम ज़्यादा 3-4 शब्द देंगे, फिर ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, क्या बताओ? ठीक है, तो एक शब्द लीजिए, वक्त। अगर कुछ बनना है तो गुलाब का फूल बनो, ये फूल उनके हाथों को भी खुशबू छोड़ जाता है जो इसे मसल कर फेंक देते हैं। बहुत सही, क्या लिख दिया है, बहुत सही, बहुत प्यारा। तो इसमें इसमें बस सुधार कहाँ हो सकता है वो हम बता देंगे। वक्त है, गुलाब है, और फिर है तुम्हारा हम्म, अ,
एक एक ऑफ टॉपिक पे भी लिखो, क्रश पे लिखो अपने, ठीक है, वक्त पे, गुलाब पे, क्रश पे, उसके बाद जो है दोस्त पर लिखो, और फिर लिखो स्कूल पे लिखो, और दो दो लाइंस लिखना, लंबी लंबी कविताएं नहीं, दो दो लाइंस लिखना, ठीक है, क्योंकि बड़े में इवेलुएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैंने 5 शब्द लिख के भेज दिए, वक्त, गुलाब, क्रश, दोस्त और स्कूल। अब रितेश वाले वर्ड्स को मैं उनका फीडबैक देता हूँ, और उसके बाद हम लोग सेशन क्लोज कर लेंगे। और आपको बाकायदा ये जो 5 शब्द हैं, आप अगर इसको भेजेंगे मुझे लिख के, तो मैं उसका फीडबैक आपको प्रॉपर दूंगा, ऑडियो या वीडियो या लिख के, जैसे भी दूंगा। आकाश ने भी लिखा, भोलू ने भी लिखा, इन तीनों को बता देते हैं। चलो, अगर कुछ बनना है तो गुलाब का फूल बनो। ये उनके हाथों में भी खुशबू बिखेर जाता है, या ये देखो यहाँ पे फूल, ये फूल लिखना जरूरी नहीं है, ये उनके हाथों में भी, ये उनके हाथों में भी खुशबू छोड़ जाता है, जो इसे मसल कर फेंक देते हैं। बस इतना सा सुधार यहाँ पे बनता है, ठीक है, हल्का सा मामूली। गुलाब और महक को लोग हमेशा साथ समझते हैं, जैसे बारिश, बादल और राहत, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, और बादल हमेशा राहत नहीं देते। ठीक है, ठीक है। बनना है तो गुलाब मत बनो, नहीं तो तोड़कर फेंक दिए जाओगे, क्योंकि नाजुक चीजें ज्यादा नहीं टिकती। ठीक है, तो ये सबसे पहले आकाश वाला फीडबैक दे देते हैं कि गुलाब और महक को, गुलाब और महक का साथ, गुलाब और महक की मिसाल लोग वैसे ही देते हैं जैसे जैसे बारिश और राहत। गुलाब और महक की मिसाल वैसे ही दी जाती है। यहाँ पे कविता में बार बार लोग को नहीं लाना चाहिए, ठीक है। गुलाब और महक की मिसाल वैसे ही दी जाती है जैसे बारिश और राहत की, लेकिन लेकिन जैसे जैसे हर फूल में खुशबू नहीं होती, वैसे ही हर बादल राहत नहीं देता। लेकिन जैसे हर फूल में खुशबू नहीं होती, वैसे ही हर बादल राहत नहीं देता। अब यहाँ पे अगर मैं तुमको अच्छा वक्त देता तो तुम मुझे यहाँ पता चल रहा है कि तुम बेटर लिख के पेश कर सकते थे, तो लेकिन यहाँ पे कम समय में लिखना था, और कम समय में तुम लोग लिख रहे हो, उसके हिसाब से तो बहुत ही सही लिख दे रहे हो। बनना है तो गुलाब मत बनो, नहीं तो तोड़कर फेंक दिए जाओगे, क्योंकि नाजुक चीजें ज्यादा नहीं टिकती। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि गुलाब गुलाब से अगर कुछ लेना है तो उसकी खुशबू लो, ठीक है। उसकी क्या बोलते हैं, उसकी उसकी नज़ाकत नहीं। गुलाब से कुछ लेना है तो उसकी खुशबू लो, उसकी नज़ाकत नहीं, ठीक है, ये कह सकते हैं। गुलाब से अगर कुछ लेना है तो उसकी खुशबू लो, नज़ाकत नहीं, क्योंकि नाजुक चीज़ों की उम्र बहुत कम होती है। या फिर नाजुक चीज़ों को प्यार के अलावा बेरहमी भी मिलती है। नहीं, यहाँ पे प्यारा सा कोहेरेंस नहीं बन रहा है, वही ठीक है। नाजुक चीज़ों की उम्र ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। कई बार जब आप लिखते हैं और जब आपको अच्छी ऑडियंस मिलती है, तो ये ऑडियंस की भी ड्यूटी होती है, आपने बेस्ट लिख दिया है और उसको समझना होता है, तो यहाँ पे वो चीज़ ठीक है कि नाजुक चीज़ों की उम्र ज़्यादा नहीं होती, एकदम सही जाएगा ये। तो जैसे मैं 2-3 मिनट में ये चीज़ें बता पा रहा हूँ कि तुम्हारा लिखा हुआ देखा और मैंने बता दिया, तो ये स्टेज आने में लगा है 10-12 साल, ठीक है। और तुम लिख पा रहे हो तो ये भी ठीक है, तुम लिख पा रहे हो, कुछ ना कुछ तो तुमने लिख दिया, तो ठीक है। और धीरे धीरे लिखते लिखते 1 दिन 2 दिन 5 दिन में नहीं होगा, ठीक है। प्रवीण तांबे ने 25 साल ट्राई किया, तब जाके वो कर पाया जो करना चाहता था, डे इन डे आउट। तो वही चीज़ है कि आपकी जिद जो है वो आपके मेहनत करने से होगी। चलो खैर, ज्ञान बांटने के लिए बहुत कुछ है। सेशन लंबा हो गया है, सेल्फी का अरेंजमेंट हो गया है, फोटो आ गई है, बातें अच्छी हो गई हैं, और आगे की व्यवस्था भी हो गई है कि क्या बातें होंगी, ठीक है। और हर मंथ वाली बात पे एक बार और बात कर लेंगे आपसे। चलो फिर टाटा,
आज आप लोगों के साथ बात करके बहुत ही मज़ा आया और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तुमको कैसा लगा बता देना बाद में, कोई फीडबैक वगैरह हो तो दे देना। ठीक है, तो कैलाश ऑनलाइन लर्निंग की तरफ से था, इसलिए हम कहेंगे हैप्पी लर्निंग। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आई एम लीविंग दिस कॉल, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा अब। बाय।